आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। बट बिफोर डिस्कसिंग द पार्टिकल नेचर we will discuss about some important graphs related to photoelectric effects. Important graphs related to photoelectric effect. मोस्टली इसमें ग्राफिकल रिलेशन जो है वो पूछा जाता है, तो कुछ ग्राफ्स हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड डिस्कस करते हैं। ठीक है ना, क्योंकि इससे पहले हमने इंटेंसिटी के साथ फोटो इलेक्ट्रिक करंट का ग्राफ स्टडी किया था। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस। तो अगर इधर फोटो इलेक्ट्रिक करंट और इंटेंसिटी का हम ग्राफ का प्लॉट करते हैं, ये आ गया, इधर आ गई इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस। मैं सारे ग्राफ्स जो हैं वो एक साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, इंसिडेंट रेडिएशंस, और इधर आ गया फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस है, ये इस तरह से ग्राफ बन जाएगा। सेकंड हमने डिस्कस किया था पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए या एनोड प्लेट, पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लेट विद रिस्पेक्ट टू फोटो इलेक्ट्रिक करंट। इधर आ गया फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो ये हमारे पास ग्राफिकल रिलेशन आया था लाइक दिस। जीरो पोटेंशियल के ऊपर भी कुछ ना कुछ करंट था और इसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ता जाएगा और फिर कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, सैचुरेशन आ जाएगा। दिस करंट इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट। और जब नेगेटिव पोटेंशियल दिया जाएगा प्लेट ए के ऊपर, व्हाट हैपन, एक पर्टिकुलर पोटेंशियल के ऊपर आकर के फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो जीरो हो जाएगा। दिस पोटेंशियल इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। और इस पोटेंशियल के ऊपर क्या था कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी, हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई इंटू वी नॉट, कि फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को भी इसके ऊपर स्टॉप कर देता है। ठीक है, तो ये ग्राफ इसके लिए। एक ग्राफ हमने डिस्कस किया था स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। इधर आ गई फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस और ये आ गया स्टॉपिंग पोटेंशियल इधर वी नॉट। क्योंकि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर आकर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इजेक्ट होना शुरू होंगे। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस अबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, इसके बाद डायरेक्ट रिलेशन आ जाएगा, तो ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ठीक है, अगर मैं इसको पीछे बढ़ाता हूँ तो हमारे पास ये रिलेशन आया था -φ0 अपॉन ई। हम ऑलरेडी इसमें कैलकुलेट कर चुके हैं इसके बारे में। ठीक है, इसमें से कई बार क्वेश्चन बनता है कि अगर मान लो एक मटेरियल के लिए ये ग्राफ बन रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ इस तरह से है। सपोज ये किसी मटेरियल के लिए, कोई मटेरियल ए है, फोटो सेंसिटिव मटेरियल है, तो कोई दूसरा मटेरियल है बी, उसके लिए भी इस तरह से ही ये ग्राफ बनेगा बी के लिए। हाँ, इसका मतलब ये हुआ, अगर इधर स्टॉपिंग पोटेंशियल है, इधर फ्रीक्वेंसी है ν01 ν02, यानी कि इसके लिए फ्रीक्वेंसी ये है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मटेरियल ए के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ν01 है। अब इसमें से एक क्वेश्चन बनता है कि जो ए और बी दो मटेरियल है, अगर कोई तीसरा मटेरियल सी है तो उसके लिए भी इस तरह से बनेगा लाइक दिस। मतलब कहने का ये हो गया कि दीज ग्राफ्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ये दोनों ग्राफ, तीनों ग्राफ जो है वो पैरेलल रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सी का ग्राफ यूं बन जाएगा, नो, ये आपस में पैरेलल ही होंगे। ऐसा क्यों? वाई द ग्राफ्स आर पैरेलल,
ये नहीं बनेगा। ठीक है, तो ग्राफ्स जो हैं वो पैरेलल क्यों रहते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ पैरेलल क्यों रहता है? सिंपली इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि इसका जो स्लोप है ना, अगर हम इस ग्राफ का स्लोप कैलकुलेट करते हैं, दैट विल रिप्रेजेंट प्लैंक्स कांस्टेंट। स्लोप ऑफ बी नॉट वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है? रिप्रेजेंट प्लैंक्स कांस्टेंट। ये प्लैंक्स कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो यानी कि प्लैंक्स कांस्टेंट की इसका मतलब ये हो गया कि हर एक ग्राफ का जो स्लोप है वो सेम होना चाहिए। दैट इज वाई द स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ आर पैरेलल फॉर ऑल द मटेरियल्स। ये पैरेलल रहेंगे, ऐसा नहीं है कि एक के लिए ये बन गया तो दूसरे के लिए इस तरह से बन सकता है। नो, नॉट पॉसिबल, बिकॉज स्लोप हर एक ग्राफ का हर एक मटेरियल के लिए स्लोप जो है वो सेम रहेगा, बिकॉज स्लोप ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ रिप्रेजेंट प्लैंक्स कांस्टेंट, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो इनका जो स्लोप है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। इसलिए ये ग्राफ्स जो हैं वो हर एक मटेरियल के लिए, इंडिपेंडेंट मटेरियल के लिए से पैरेलल रहेंगी। क्लियर? नेक्स्ट है जैसे फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी का भी हमने ग्राफ डिस्कस किया था। तो अगर हम इधर फ्रीक्वेंसी लेते हैं और इधर काइनेटिक एनर्जी लेते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी अबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है न्यू नॉट, इसके बाद जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी के, तो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ ये बन जाएगा। अगर हम इसमें इस ग्राफ को पीछे बढ़ाते हैं तो ये रिप्रेजेंट करता है -φ0। स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी के ग्राफ में ये आता है -φ0/e, जो बाई इंटरसेप्ट है। तो इस केस में जो ये बाई इंटरसेप्ट आता है, ये आता है हमारे पास -φ0। हम ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास जैसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी, फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ। फोटो इलेक्ट्रिक करंट इधर ले लिया और इधर आ गई हमारे पास फ्रीक्वेंसी, तो ये ग्राफ कैसा बन जाएगा हमारे पास? बिकॉज फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज इंडिपेंडेंट ऑन द फ्रीक्वेंसी, मोर ओवर अप टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फोटो इलेक्ट्रिक करंट विल बी 0, और इसके बाद फ्रीक्वेंसी को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता। इसका मतलब ये हो गया कि इट विल रिमेन्स कांस्टेंट, जो जितना भी, क्योंकि अप टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कोई भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हुआ तो इसका मतलब ये हो गया कि किसी प्रकार का कोई करंट नहीं होगा। ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएंगे, उनके कारण कुछ करंट होगा, और वही करंट अगर हम इसके बाद फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे तो केवल और केवल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी इलेक्ट्रॉन की, बाकी फोटो इलेक्ट्रिक करंट विल रिमेन्स सेम। इसका मतलब इंडिपेंडेंट है ये फ्रीक्वेंसी के ऊपर। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ कैसा बन जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ। अब अगर मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाता है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ कैसा बनेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी के फ्रीक्वेंसी के साथ तो हम प्लॉट कर चुके हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ, और अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस इंटेंसिटी का ग्राफ प्लॉट करना है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस इंटेंसिटी ग्राफ कैसा बनेगा? नाउ स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस इंटेंसिटी, intensity of incident radiations. Suppose इधर आ गई इंटेंसिटी और ये हो गया स्टॉपिंग पोटेंशियल V0। तो V0 वर्सेस इंटेंसिटी कैसा ग्राफ बनेगा? क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी के ऊपर। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस। तो ये बन जाएगा लाइक दिस, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस इंटेंसिटी ग्राफ। क्योंकि किसी जैसे जैसे इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे तो जो भी पोटेंशियल होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल
will be independent on the intensity of incident radiation. Similarly, अगर हमने फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट करना है, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस टाइम। फोटो इलेक्ट्रिक करंट का टाइम के साथ कैसा रिलेशन हो जाएगा, मान लीजिए ये आ गया हमारे पास इधर टाइम और इधर आ गया फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब क्योंकि इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि इट इज़ इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, जो फोटो इलेक्ट्रिक की इफेक्ट है वो एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। इंस्टेंटेनियस प्रोसेस का मतलब एज सुन एज द फोटोन इंसिडेंट ऑन द फोटो सेंसिटिव मटेरियल, इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस। क्लियर। अब क्योंकि विद इन द टाइम 10⁻⁻⁹ सेकेंड, बिकॉज द कोलिजन बिटवीन फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन्स आर इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, तो जैसे ही इंसिडेंट करेगा, अगर एक फोटोन इंसिडेंट करता है तो विद इन 10⁻⁹ सेकेंड जो है वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट हो जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अप टू 10⁻⁹ सेकेंड जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो इंक्रीज करेगा। अल्टीमेटली 10⁻⁹ सेकेंड, ये आ गया 10⁻⁹ सेकेंड के बाद जो फोटोन जितने भी इंसिडेंट करेंगे उतने इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएंगे, तो उसके बाद करंट जो है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो टाइम के साथ जो ग्राफ है फोटो इलेक्ट्रिक करंट का वो इस तरह से बन जाएगा, क्योंकि इट विल टेक 10 विद इन 10⁻⁹ सेकेंड द इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड। ठीक है, जैसे ही फोटोन इंसिडेंट करता है तो उसके 10⁻⁹ सेकेंड के अंदर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाते हैं। कोई 10⁻⁹ सेकेंड से पहले हो जाएगा, कोई 10⁻⁹ सेकेंड के ऊपर हो जाएगा, लेकिन 10⁻⁹ सेकेंड के ऊपर ऑल द इलेक्ट्रॉन्स विल बी इजेक्टेड। जितने भी फोटोन इंसिडेंट कर रहे हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएंगे। तो इसका मतलब आफ्टर 10⁻⁹ सेकेंड द करंट विल बिकम सैचुरेटेड। ठीक है, तो सैचुरेशन आ जाएगा, करंट विल बिकम मैक्सिमम। क्लियर। दीज आर द सम ग्राफ्स which are related to photoelectric effect. Now let us proceed to next topic, that is particle nature of light, और सिंपल वे में फोटोन। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट का मतलब है फोटोन। पार्टिकल नेचर ऑफ light. There are so many phenomena which can be explained only on the particle nature and which can be explained only on the wave nature of light. ठीक है, तो पार्टिकल नेचर के ऊपर अगर हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करें तो उस केस में केवल और केवल इसका पार्टिकल नेचर ही लाइट का लिया जाता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी the light travel in the form of packet of energy and these packet of energies are called quanta. ठीक है, and each quantum has energy E is equal to h nu. Einstein called this packet of energy as a single particle named as photon. आइंस्टाइन ने इस पार्टिकल को क्या नाम दिया, फोटोन पर नाम दिया। ठीक है, फोटोन इज अ पार्टिकल हुज रेस्ट मास इज जीरो। कहने का मतलब ये हो गया कि रेस्ट में फोटोन लाइक पार्टिकल जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, जैसे ही ये मोशन में आता है, मूव करता है, तो इसकी मास इसकी वेलोसिटी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। ठीक है, तो फोटोन एक ऐसा पार्टिकल है जिसकी रेस्ट मास जीरो है। ठीक है, एंड the photon picture of electromagnetic radiations is put forward कि जो फोटोन है उसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है। कहने का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रिक एज वेल एज द रेडिएशन विच आर एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इसका मतलब फोटोन जो है वो एक पार्टिकल है जिसकी एनर्जी एच न्यू है और इसका जो मोमेंटम है, द मोमेंट इट इज़, अगर मूव करेगा इट मूव्स विद द स्पीड ऑफ लाइट एंड हैविंग सम मोमेंटम p इज इक्वल टू एच न्यू बाई
c. This is the momentum of the photon when it is in motion. ठीक है. Now there are some characteristics of photon. Photon की कुछ एक characteristics हैं. Now let us discuss about the characteristics of photon. Very first is each photon has energy E is equal to h nu and momentum P is equal to h nu by c. अब क्योंकि न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा लिखा जा सकता है तो सी से सी कैंसिल हो जाएगा, एच बाई लैम्डा. दिस इज द मोमेंटम ऑफ अ फोटोन. सेकंड, अगर हम ये कहते हैं कि इंटेंसिटी इंक्रीज की जाती है, ठीक है, इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशंस, इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ radiations of given frequency or wavelength on a metal surface it means increase in intensity of radiations of given frequency or wavelength on a metal surface means the number of photons per second falling on the surface increases. Falling on the surface increases. कि जितने नंबर, इसका मतलब अगर इंटेंसिटी इंक्रीज कर रही है तो इसका मतलब ये हो गया कि पर सेकंड में कितने नंबर ऑफ फोटोन जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं, तो इसका मतलब नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग ऑन द सरफेस इंक्रीजेज. ठीक है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज all the photons emitted from a source of radiations travels with the speed of light. Travels with the same speed, that is with the speed of light. Next property is the velocity of photon is different in different media. डिफरेंट मीडियम में फोटोन की जो वेलोसिटी होगी वो डिफरेंट होगी. ठीक है. नेक्स्ट इज द रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0. According to theory of relativity,
according to theory of relativity, the mass of moving particle is given by m is equal to m naught upon 1 minus v square upon c square under root, where v is the velocity of particle and c is the speed of light. v is the velocity of the particle and c is the velocity of the light. तो जो मास है किसी भी मूविंग मटेरियल पार्टिकल की जो मास है दैट इज चेंजेस अकॉर्डिंग टू इट्स वेलोसिटी, यानी कि m इज इक्वल टू m नॉट अपॉन 1 माइनस बी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर स्क्वेयर रूट, और वेयर m नॉट इज रेस्ट मास ऑफ पार्टिकल, रेस्ट मास ऑफ पार्टिकल, जो भी मूविंग पार्टिकल है m नॉट क्या है उसकी रेस्ट मास है। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज photons are not deflected by इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। फोटोन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होता। इट मीन्स इट इज न्यूट्रल पार्टिकल, इसके ऊपर किसी प्रकार का चार्ज नहीं है। इट इज न्यूट्रल पार्टिकल, ये न्यूट्रल पार्टिकल है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज जो फोटोन पार्टिकल का कोलिजन है, फोटोन या किसी पार्टिकल के साथ जब कोलिजन होगा तो उस कोलिजन के दौरान एनर्जी और मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहेगा। हाँ, जो नंबर ऑफ फोटोन्स हैं दे मे और मे नॉट बी कंजर्व, बट एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ पार्टिकल्स ड्यूरिंग कोलिजन रिमेन्स कंजर्व। ठीक है, यानी इन फोटोन पार्टिकल कोलिजन the energy and momentum remains conserved. However, number of photons may or may not be conserved. जो एनर्जी और मोमेंटम है ड्यूरिंग कोलिजन रिमेन्स कंजर्व, बट ये जरूरी नहीं कि नंबर ऑफ फोटोन जो है वो कंजर्व रहें। वन फोटोन में अब्जॉर्ब और न्यू फोटोन में भी क्रिएटेड। इसका क्या मीनिंग हुआ कि कोई फोटोन एब्जॉर्ब भी हो सकता है, कोलिजन के बाद फोटोन ना रही कम हो जाए या फोटोन ज़्यादा हो जाए, तो फोटोन कोलिजन के बाद अब्जॉर्ब भी हो सकता है या फिर कोई नया फोटोन जो है वो क्रिएट भी हो सकता है। कहने का मतलब ये हो गया, वन फोटोन, इट मीन्स वन फोटोन मे एब्जॉर्ब और a new photon may created during collision. During collision.
तो कोलिजन के दौरान एक नया फोटोन भी क्रिएट हो सकता है या फिर जो फोटोन इंसिडेंट किया, कोलाइड किया, वो एब्जॉर्ब भी हो सकता है। दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन। क्लियर? नेक्स्ट इज फेलियर्स ऑफ वेव थ्योरी इन एक्सप्लेनिंग द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने में जो वेव थ्योरी है वो फेल हो जाती है। ठीक है, कैसे फेल हो जाती है, लेट अस डिस्कस। फेलियर ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट to explain photoelectric effect. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने में वेव थ्योरी जो है वो फेल हो जाती है। नाउ लेट अस डिस्कस हाउ वेव थ्योरी फेल्ड टू एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जैसे मान लीजिए अगर हम लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज करते हैं तो अल्टीमेटली अकॉर्डिंग टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होना चाहिए कि उसमें से फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज करना चाहिए। बट अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी जब भी वेव ट्रेवल करती है दैट कैरी एनर्जी अलोंग विद इट। क्लियर? तो फर्स्ट पॉइंट क्या आ गया, इफ वी इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ, अंडरस्टैंड करना है इस पॉइंट को, अगर हम इंसिडेंट रेडिएशंस की, यानी कि अगर मैं वेव मान करके चलूँ, जैसे ये रेडिएशन किसी मेटल के ऊपर इंसिडेंट कर रहे हैं, सपोज ये वेव है एक, अगर मैं वेव मान करके चलता हूँ, इसकी मैं इंटेंसिटी इंक्रीज करता हूँ, इस वेव की, पार्टिकल मान करके नहीं चल रहे हैं हम, इसको वेव मान करके चल रहे हैं, तो अगर हम इसकी इंटेंसिटी इंक्रीज करते हैं, अगर इंटेंसिटी इंक्रीज करती है तो इसका मतलब ये हो गया इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ वेव, इट्स एम्पलीट्यूड इंक्रीजेस। तो इसका एम्पलीट्यूड जो है वो इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। अब अगर एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो गया इट मीन एनर्जी ऑफ द वेव इंक्रीजेस। अगर एनर्जी वेव की इंक्रीज हो गई तो इसका मतलब ये हो गया कि फोटो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इजेक्ट हो जाएंगे। मतलब हमने इंटेंसिटी इंक्रीज करी, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज नहीं करी, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो सरफेस से, मेटल सरफेस से इजेक्ट हो जाएंगे। और अगर इजेक्ट हो जाएंगे तो हालांकि इसकी वेव की जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज़ लेस देन न्यू नॉट रखी है मैंने, लेकिन मैंने क्या इंक्रीज़ किया, इसकी इंटेंसिटी इंक्रीज़ करी। अगर इसकी इंटेंसिटी इंक्रीज़ की तो इसकी इंटेंसिटी इंक्रीज़ करने से इसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ हो जाएगा। यानी इफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट वेव increases, therefore its amplitude also increases, hence its energy increases। अगर एनर्जी इंक्रीज हो गई तो थ्रेशोल्ड यानी कि वर्क फंक्शन से ज़्यादा इसकी एनर्जी जब हो जाएगी तो ये इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवा देगी। अगर इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवा देगी, प्रैक्टिकली हम देखें तो अगर हम इंटेंसिटी इंक्रीज करते हैं तो उसमें से अगर लेस देन न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशन या वेव इंसिडेंट कर रही है तो उसमें से किसी प्रकार का इजेक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर मैं वेव नेचर मान करके चलता हूँ, अगर मैं वेव की इंटेंसिटी इंक्रीज करता हूँ तो इंटेंसिटी इंक्रीज करने से एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा, एम्पलीट्यूड इंक्रीज करने से उस वेव की एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। तो जैसे ही इस वेव की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से यानी कि वर्क फंक्शन से ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि मैं तो इंक्रीज कर रहा हूँ इंटेंसिटी, तो ये इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवा देगी।
इजेक्ट करवा देगी तो इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो हो जाएगा, जबकि प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। इंटेंसिटी को इंक्रीज करने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर किसी प्रकार का फर्क नहीं पड़ता, डिपेंड नहीं करता, सॉरी जो एनर्जी है एनर्जी के ऊपर किसी प्रकार का फर्क नहीं पड़ता। तो अल्टीमेटली अगर मैं वेव थ्योरी को लेकर के चलता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि वेव की अगर इंटेंसिटी बढ़ाई जाए तो उसमें से इजेक्शन इलेक्ट्रॉन की हो जाएगी, इवन उसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से कम ही क्यों नहीं है, लेकिन वो इजेक्ट करवाएगी। जबकि प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होगा, यानी कि हेंस इट्स एनर्जी इंक्रीजेज, सो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन टेक्स प्लेस। But practically it is not possible. But practically it doesn't happen. ऐसा नहीं होता, क्योंकि इंटेंसिटी के बढ़ाने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज करता है, जबकि इसमें ऐसा नहीं होगा, कोई भी इजेक्शन इलेक्ट्रॉन का नहीं होगा अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम वाली है। थ्रेशोल्ड से ज़्यादा वाली भी है तो भी उसमें फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज करना चाहिए, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज नहीं होगा। सेकंड, दूसरा क्या कहता है कि वेव ऑफ every frequency can eject the electron, कि किसी भी फ्रीक्वेंसी की वेव जो है वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सकती है फ्रॉम द मेटल सरफेस। किसी भी फ्रीक्वेंसी की वेव जो है वो इजेक्ट करवा सकती है। कहने का मतलब ये हो गया, इवन इट्स फ्रीक्वेंसी इज लेस देन दैट ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से भी कम हो अगर इसकी फ्रीक्वेंसी, तो भी वेव जो है वो फोटो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवा सकती है। कैसे? जैसे ही जब वेव इंसिडेंट करेगी इसके ऊपर, मेटल सरफेस के ऊपर, देन व्हाट हैपन, ये एक मेटल सरफेस है, मेटल सरफेस के ऊपर वेव इंसिडेंट कर रही है और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो लेस देन न्यू नॉट है। अगर लेस देन न्यू नॉट है तो ये इसमें से इजेक्शन, प्रैक्टिकली इसमें से इजेक्शन नहीं होगा, लेकिन वेव थ्योरी क्या कहती है कि ये इजेक्ट करवा देगी। कैसे? कि एज वेव इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस इट डिस्ट्रीब्यूट इट्स एनर्जी थ्रू द होल सरफेस। इसमें जो एनर्जी होगी, वेव अपनी एनर्जी को पूरे सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करती है और इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूसली रिसीव द एनर्जी। लगातार इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिसीव कर रहे हैं। अल्टीमेटली अ स्टेज विल कम व्हेन इलेक्ट्रॉन गेन इट्स एनर्जी इक्वल टू इट्स वर्क फंक्शन, क्योंकि लगातार वेव इसके ऊपर इंसिडेंट कर रही है और इलेक्ट्रॉन लगातार इसमें से एनर्जी रिसीव कर रहा है। तो एक स्टेज ऐसी आएगी जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो वर्क फंक्शन से ज़्यादा हो जाएगी और वो इलेक्ट्रॉन जो है वो इजेक्ट हो जाना चाहिए। जबकि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है प्रैक्टिकली अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो ये वेव इजेक्ट नहीं करवा सकती। प्रैक्टिकली थ्रेशोल्ड से कम फ्रीक्वेंसी वाली जो वेव है उसमें प्रैक्टिकली किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हो सकता। जबकि वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी भी है तो भी यहाँ से इजेक्शन हो जाना चाहिए। तो wave of every frequency can eject the electron from the metal surface. क्यों? Because if a wave of frequency nu less than nu naught incident on
metal surface, then what happen? The electron continuously receive energy from it. At particular instant, the electron acquire या इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी इक्वल टू इट्स वर्क फंक्शन, hence it eject from metal surface. लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, बट प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल, बट प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल। प्रैक्टिकली अगर हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी वाली वेव को इंसिडेंट करवाते हैं तो किसी प्रकार का इजेक्शन नहीं होता। लेकिन वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी वाली वेव भी इंसिडेंट करती है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करवा सकती है। नेक्स्ट वन इज, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, विद इन द टाइम 10⁻⁻⁹ second the electron ejected from the metal surface. But when a wave incident on the metal surface, it distribute its energy to the whole surface, and electron will take time to gain its energy equal to its work function. So there is some time lag between इंसिडेंट वेव एंड इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, बट प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो ये एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। मतलब ये है अगर वेव इंसिडेंट करेगी तो इंसिडेंट वेव और इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन के बीच में टाइम लैग होना चाहिए, कुछ ना कुछ टाइम का गैप होना चाहिए, क्योंकि वेव अपनी एनर्जी सिंगल इलेक्ट्रॉन को नहीं देगी, ये पूरे मेटल सरफेस के ऊपर अपनी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करेगी। एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करेगी तो इलेक्ट्रॉन को कुछ टाइम लगेगा वो एनर्जी गेन करने के लिए, जबकि अपनी वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी गेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन को टाइम लगेगा। तो इंसिडेंट वेव और इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन के बीच में जो है वो कुछ टाइम का गैप होना चाहिए, जबकि प्रैक्टिकली ये गैप 10⁻⁹ सेकंड है, जो कि पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली, और वेव के थ्योरी के अकॉर्डिंग टाइम लगना चाहिए, इसके बीच में ज़्यादा टाइम गैप होना चाहिए, जबकि प्रैक्टिकली टाइम गैप कम है। तो इस वजह से वेव थ्योरी जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने में फेल हो जाती है। ठीक है, तो दीज आर द फेलियर्स ऑफ वेव थ्योरी, यानी कि वेव थ्योरी फेल्स टू एक्सप्लेन द photoelectric effect. So photoelectric effect can be explained only on the basis of a particle nature of light. Clear? तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, बाकी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।